जय हिंद। आज हम पढ़ेंगे थर्मल पावर प्लांट के बारे में। देखिए, आपके घर पर जो भी बिजली आती है वो लगभग 90% थर्मल पावर प्लांट से ही आती है। देखिए, थर्मल पावर प्लांट उसे कहते हैं यहाँ पे कोयला को जला करके पानी का स्टीम बना करके जहाँ बिजली बनाई जाती है उस प्लांट को हम कहते हैं थर्मल पावर प्लांट। ये कोई छोटा मोटा प्लांट नहीं होता है जैसे एक रूम के अंदर आ गया। ये 3 से 4 किलोमीटर इसका टोटल एरिया होता है, काफ़ी बड़ा होता है यह। देखिए, जो बिजली विंड मिल पवन चक्की ये सबसे आती है वो थोड़ा सा कॉस्टली पड़ता है, महंगा पड़ता है। वो मतलब विंड मिल लगाने में काफ़ी पैसा जाता है, इसलिए आज भी 90% भारत की जो बिजली है वो थर्मल पावर प्लांट के ऊपर डिपेंडेंट है। देखिए, जो थर्मल पावर प्लांट होता है इसमें पहली चीज़ पढ़नी है आपको कोयला इसका एक मेन चीज़ है थर्मल पावर प्लांट का। देखिए, कोयले को जला करके हम कोयले को जलाते हैं, उसके ऊपर पानी होता है, पानी उबलता है जिससे बन जाती है भाप, और भाप से जो है टरबाइन घूमते हैं, और टरबाइन जब घूमता है तो बिजली बन जाती है। ये सब पढ़ते हैं आगे हम लोग। देखिए, जो थर्मल पावर प्लांट होता है इसमें काफ़ी सारे ब्लॉक होते हैं। जैसे अभी स्टेट लेवल की बात की जाए तो ब्लॉक जैसे कि स्टेट है, पूरा एक भारत है, उसके ब्लॉक्स हैं महाराष्ट्र, तेलंगाना। अब डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो उसमें जो ब्लॉक होते हैं वो तालुका होते हैं, तहसील। उसी प्रकार थर्मल पावर प्लांट के अंदर भी ब्लॉक्स होते हैं, जैसे कोयले का ब्लॉक हो गया, बॉयलर का ब्लॉक हो गया, टरबाइन ब्लॉक हो गया। इस प्रकार के काफ़ी सारे ब्लॉक्स होते हैं। चलिए, अब जो हम लोग का परिचय था वो ख़त्म होता है और अब हम मेन कंसेप्ट शुरू करते हैं। देखिए, कोयला, पहले कोयला को देखा जाए तो जो कोयला होता है उसे हम थर्मल पावर प्लांट के कोर्ट यार्ड में लाते हैं। कोल यार्ड नहीं, कोल यार्ड। तो एक ब्लॉक हो गया कोल यार्ड। कोल यार्ड के अंदर कोयला ट्रेन द्वारा आता है। देखिए, जो मालगाड़ी होती है उसके जो वैगन होते हैं, वो वैगन उम्मीद है सब लोग जानते होंगे। एक बार बता देता हूँ, वैगन मतलब देखिए जो मालगाड़ी के डब्बे होते हैं उसे हम कहते हैं वैगन। अलग अलग थर्मल पावर प्लांट के अलग अलग जो उनका कोल यार्ड होता है वहाँ पर अलग अलग विधियाँ होती है कोल को वैगन में से निकालने के लिए। कुछ कोल यार्ड के अंदर वैगन को सीधा मतलब क्या किया जाता है, कॉपलिंग खोल दी जाती है, जो डब्बे जुड़े होते हैं मालगाड़ी के उसको अलग कर दिया जाता है। उसके बाद जो मशीन होती है वो एक एक करके मालगाड़ी के डब्बे उठाती है और सीधा उल्टा कर देती है। नीचे बेसमेंट अच्छा खासा जगह होता है, तो जो कोल है वो सारा नीचे चला जाता है और उनका स्टोरेज हो जाता है। उस प्रकार कुछ कोल यार्ड के अंदर ऐसा होता है कि जो वैगन होता है उसका जो हैंडल होता है, देखिए जो ओपन रहते हैं ऊपर से वैगन, कुछ वैगन ऊपर से ओपन रहते हैं, ऐसे यहाँ पे त्रिपाल विपाल उड़ाई रहती है, पर कुछ ऐसे बॉक्सन आते हैं जो बंद रहते हैं। पर जो ओपन वाले रहते हैं उसमें यहाँ पे छेद होता है। यदि इस छेद को खोल दिया जाए तो पूरा जो माल है वो अंदर से बाहर निकाला जा सकता है। ठीक, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। एक मिनट, चलिए ठीक है। अब कोल यार्ड के अंदर कैसे आता है वो आपने समझ लिया। देखिए, जो कोल यार्ड होता है वहाँ पे मिनिमम 40 दिन का जो कोयला होता है वो अवेलेबल होता है। मतलब किसी अचानक से किसी दुर्घटना की वजह से यदि कोयला कोल यार्ड तक नहीं पहुँच रहा है तो ऐसा ना हो जाए कि जितने भी आसपास की जगह है वहाँ पे बिजली ना रहे, इसलिए 40 दिन का स्टॉक पहले से भर के रखा जाता है कि अगर कुछ अनहोनी हो गई तो जो है कि काम रुके नहीं। और 40 दिन के कोयले के अंदर 1.5 मिलियन टन कोयला रहता है। समझ रहे हैं, 1.5 मिलियन टन,
यानी कि अगर 40 दिन किसी एक ब्लॉक को बिजली पहुंचानी है तो 1.5 मिलियन टन कोयला जलाना पड़ेगा। और कोयला वैसे बहुत ज़्यादा महंगा नहीं आता, पर महंगा होता है कोयला। और कोल यार्ड में कहाँ आता है? रेलवे द्वारा आता है। ठीक, कोल स्टोर इन कोर्ट यार्ड है। यहाँ पे भी कोर्ट यार्ड लिखे हैं कि 2 मिनट जरा। कोल यार्ड, ठीक। तो कोयला कहाँ होता है? कोल यार्ड में होता है। जो कोल यार्ड होता है ये थर्मल पावर प्लांट का 50% हिस्सा ले चला जाता है। अब देखिए, आपको जगह भी तो बनानी पड़ेगी। किसी ट्रेन को आगे रहने की जगह, उसके जो ब्लॉक्स हैं, जो वैगन्स हैं, उसको उल्टा करने के लिए बहुत बड़ी बड़ी मशीन लगानी होगी। अब देखिए, कोयला कोर्ट यार्ड से आगे की ओर, यानी कि थर्मल पावर प्लांट का जो मेन टरबाइन का एरिया, बॉयलर, वहाँ कैसे पहुँचता है? देखिए, जो कोयला होता है ये क्या करता है? पहले कन्वेयर बेल्ट पे जाता है। देखिए, अभी वैगन ने अपने में से कोयला निकाल के रख दिया साइड में। उसके बाद एक मशीन होती है जो कि इस प्रकार होती है, मतलब जैसे JCB का वो बकोटने वाला नहीं होता है, उस प्रकार वो जो मशीन होती है कोल यार्ड के अंदर, वो इस प्रकार की होती है। और इस प्रकार का बकोटने वाला उसमें पूरे राउंड में रहता है। तो मतलब यहाँ से ऐसे किया तो आते जाएगा, मतलब आप समझ रहे हैं, एक ऐसे कोयला खींचा तो ऐसे खींचते लेके जाएगा, और जब ये खींच के ऐसे होगा, ऊपर जब आएगा तो ये गिर जाएगा। यानी कि ये साइड से उठा के अपने ऊपर ही गिरा देता है। और इसके ऊपर एक कोल कन्वेयर बेल्ट चलती है। बेल्ट सुन के हो सकता है आपको ये समझ में आ गया होगा कि वो घूम रही होती है। तो कन्वेयर बेल्ट क्या होती है? ये क्रशर मशीन के पास तक गई रहती है। तो कन्वेयर बेल्ट इस प्रकार की होती है, और यहाँ पे होती है आपकी मशीन जो कि ऐसे बकोटती है। ऐसा सब बकोटने वाला है इसमें, ठीक। तो ये उठा के इसके ऊपर ऐसे फेंक दे रहा है, और कन्वेयर बेल्ट चल रही। यहाँ पे CM है, चीफ मिनिस्टर नहीं, क्रशर मशीन। तो यहाँ से मशीनियाँ उठा के इसे फेंक दी, और कन्वेयर बेल्ट ले चला गया उसके पास, क्रशर मशीन के पास, CM के पास लेके चला गया। देखिए, जो क्रशर मशीन होती है, ये जो कोयला होता है उसको छोटे छोटे टुकड़े में तोड़ देती है। अब कोयला का कोई फिक्स साइज़ नहीं होता है। जो ट्रेन के माध्यम से कोयला आपके पास पहुंचा है उसका कोई फिक्स साइज़ नहीं है। तो इसीलिए वो कन्वेयर बेल्ट द्वारा क्रशर मशीन के पास जाती है। क्रशर मशीन उसको छोटे छोटे टुकड़े कर देती है, और क्योंकि ये छोटे छोटे टुकड़े भी हो सकता है अच्छे से नहीं जले, इसलिए क्रशर मशीन के पास बाद कोयला पहुंचता है पल्वराइजिंग मशीन के पास, जिसे हम बाउल मिल कहते हैं। उसके बाद जो कोयला होता है वो पल्वराइज हो जाता है। पल्वराइज का मतलब नहीं जानते होंगे, मुझे लगता है ज़रूर ही नहीं जानते होंगे। देखिए, पल्वराइज मतलब होता है पाउडर फॉर्मेशन। आटा मान लो मैं ना आपको, गेहूँ पिसाने के लिए जब चक्की के पास जाते हैं तो वो आटा दे देता है गेहूँ का, मतलब छोटे छोटे दानों का वो एक पाउडर बना के दे देता है। उसी प्रकार इस कोयले को पल्वराइजिंग मशीन, जिसे हम बाउल मिल कहते हैं, वो इसका पाउडर बना के आगे की ओर दे देती है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। देखिए, स्टीम हीट कोल का है, क्या है? देखिए, स्टीम हीट कोल क्यों लिखे हैं हम? एक्चुअली ये उल्टा हो गया है। कोल हीट बनाता है, उसके बाद स्टीम बनता है। यही चीज़ तो हम यहाँ पे भी लिखे हैं। देखिए, कभी कभी गलती हो जाती है लिखने में, कोई बात नहीं। अब आगे देखिए, बॉयलर यानी कि भट्ठी, फैरनर। देखिए, बॉयलर एक प्रकार का भट्ठी होता है जिसमें अलग अलग चीज़ें जलाई जाती है। लिक्विड फॉर्मेशन की चीज़ें, अलग अलग चीज़ें जलाई जाती है। कुछ जगहों पे बॉयलर के अंदर जो है कि कुछ केमिकल जला लेते हैं,
मतलब अपने काम अनुसार कोई लोग तेल जलाते हैं, पर इस थर्मल पावर प्लांट में हम बॉयलर में पानी गर्म करते हैं। तो जो पल्वराइज कोल होता है ये पहुंचता है बॉयलर में, और जो बॉयलर होता है इसमें पाइप द्वारा पानी होता है। देखिए ये बॉयलर मशीन, ठीक। यहाँ से जो पानी है ये पहले आएगा, और कैसे आएगा मालूम है? अब यहाँ पे पल्वराइज कोल है, पूरा पाउडर है, एकदम पूरा ये जल रहा है, बहुत तेज़ी से जल रहा है, एकदम पूरा हरा के लाल हो गया जलते जलते। और यहाँ पे इसी से सटा के जो पाइप दे देंगे, ऐसे इसको सटा के यहाँ पे पाइप दे देंगे। मतलब आप समझ रहे हैं कि पाइप यहाँ से ऐसे आई है, ऐसे, मतलब पूरा एकदम जो बॉयलर है उसमें सट के आई है। तो सट के आने की वजह से ये पहले से थोड़ी सी प्री हीटेड हो जाएगी, पहले से गर्म हो जाएगी। अब देखिए आपको ऐसा लग रहा होगा कि ऊपर जब जाएगा तो ऊपर एक टंकी होगी, इसमें पूरा पानी आके जमा हो जा रहा होगा, पर ऐसा नहीं है। ऊपर जाने के बाद और पतली पतली पाइप है, मतलब ये सब पाइप से आया, फिर यहाँ पे से पतली पतली पाइप है, बहुत पतली पतली, सब एकदम ऐसे ऐसे पूरा एकदम निकट से जा रही है इसके। और पतली पतली पाइप रहेगी तो पानी हर पाइप के अंदर थोड़ा थोड़ा ही रहेगा, थोड़ा पानी जल्दी से गर्म हो जाएगा। इसीलिए इसे पतली पतली पाइप बनाया जाता है, जिससे बॉयलर को कम समय में ज़्यादा पानी खौला लेता है, और ये एक हमको एडवांटेज भी मिल जाता है। अब देखिए जो बॉयलर होता है इसके अंदर आप जलाते हैं कोयला। अब कोयला का राख भी तो निकलेगा, राख का क्या किया जाए? देखिए, और इस थर्मल पावर प्लांट में तो बहुत ज़्यादा राख निकलेगी तब। तो हम कोयले का क्या करते हैं? देखिए जो ये होता है राख होती है उसे हम कहते हैं ऐश, अंग्रेजी में ऐश कहा जाता है, ऐश। तो जो बॉयलर का ऐश निकलता है वो लगभग दो प्रकार का होता है, एक हो जाता है फ्लाई ऐश और एक हो जाता है बॉटम ऐश। देखिए फ्लाई ऐश उसे कहते हैं, ज़रूर से आपने देखा होगा कि जब होलिका दहन होता है तो जब सब कुछ जल वल के ख़त्म हो जाता है, मतलब जब थोड़ी सी आग बची होती है तो जो चिंगारी होती है वो धीरे धीरे ऊपर उड़ती है, मतलब जो छोटी छोटी हल्की होती है, उसे ही हम कहते हैं फ्लाई ऐश। मतलब राख जो ऊपर उड़ जाता है उसे हम कहते हैं फ्लाई ऐश, और जो नीचे बचता है उसे हम कहते हैं बॉटम ऐश। यही जो फंडा है ये आपके थर्मल पावर प्लांट में भी होता है। तो फ्लाई ऐश का क्या करते हैं वो हम पहले बताते हैं आपको, बाद में बताते हैं, पहले बॉटम ऐश पढ़िए। देखिए बॉटम ऐश वो होता है जो जलाने के बाद ज़मीन पे ही बच गया हो, जो राख ज़मीन पे ही बच गई हो। अब इसका क्या करेंगे? इसको हम दे देते हैं सीमेंट कंपनी को, अंबुजा सीमेंट। तो सीमेंट कंपनी को ये बॉटम ऐश दे दिया जाता है, उससे ये सीमेंट बना लेती है। तो जो थर्मल पावर प्लांट होता है इन लोगों का और फ़ायदा हो जाता है। और जो फ्लाई ऐश होता है, देखिए फ्लाई ऐश चिमनी द्वारा हम लोग का जो थर्मल पावर प्लांट है उसमें से बाहर निकल जाता है। पर देखिए जो फ्लाई ऐश है अगर उसको डायरेक्ट हवा में छोड़ देंगे ना तो बहुत नुकसान हो जाएगा। कैसे? क्योंकि अगर डायरेक्ट कोयला आसमान में छोड़ दे रहे हैं तब कोयला कोई भी सांस लेगा तो कोयला उसके पेट में जाएगा, पूरा लंग्स में आपका कोयला छेड़ देगा, काला हो जाएगा लंग्स। इसीलिए जो चिमनी होती है उसका जो मुख होता है, मतलब जहाँ ऊपर से धुआं निकलने के लिए छेद है, उस छेद के ऊपर एक मशीन लगाई जाती है जिसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर, जिसे हम ईसीपी भी कहते हैं। देखिए जो इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर होता है इसमें इलेक्ट्रिक चार्ज रहते हैं। कैसा चार्ज? इलेक्ट्रिक चार्ज। इसमें विद्युत धारा होती है, और ये विद्युत धारा जो भी कण होते हैं कोयले के उसको अपने पास खींच के चिपका लेती है, ठीक है। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन हो जाता है वहाँ पे। इसी तरह जो फ्लाई ऐश होती है उसका जो बेकार चीज़ें होती है जो हमारे लिए स्वास्थ्य के लिए अच्छी नहीं है वो ईसीपी जो है अपने पास खींच लेता है, उसके बाद उसका रिसाइकल करके उसको फेंक दिया जाता होगा, ठीक है। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। अब आगे देखिए जनरेटर।
फ़िलहाल मुझे ऐसा लगता है कि ये जो थर्मल पावर प्लांट है इसे हमको यहाँ पे बॉयलर पे स्टॉप कर देना चाहिए, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि 10 मिनट की वीडियो तक तो बनी गई होगी। इसके बाद का हम जनरेटर अगली वीडियो में देख लेंगे। अगली वीडियो में हम थर्मल पावर प्लांट के वाटर साइकिल भी पढ़ेंगे। देखिए उसमें वाटर कहाँ से आता है। अभी मैंने आपको बताया कि बॉयलर के अंदर पानी आता है पाइप द्वारा, छोटी छोटी पाइप रहती है। अब उस छोटी छोटी पाइप में पानी कहाँ से आया वो भी तो पढ़ना है। तो इसका ये थर्मल पावर प्लांट है, इसका अलग से वाटर साइकिल है। आपने नेचुरल वाटर साइकिल पढ़ी होगी कि समुद्र का पानी गर्म होता है, फिर आसमान में जाता है, बारिश होती है, फिर नीचे आता है, इसी प्रकार वो ऊपर नीचे जाता है। पर ये थर्मल पावर प्लांट का अलग ही फंडा है वाटर साइकिल का। तो अगली वीडियो के अंदर हम वाटर साइकिल और जनरेटर दोनों पढ़ेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।